आज हम बात करेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कल जैसे हमने प्लेन मिरर थोड़ा सा पढ़ा था, तो प्लेन मिरर में हमारे पास दो चीजें आया था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। तो हमने वहीं का जिक्र किया था कि जब वर्चुअल बनता है तो उसी में एक और टाइप इमेज का होता है, वो होता है रियल इमेज। तो यहाँ पे हम ये अध्ययन करेंगे कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में यहाँ पे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, अगर हम डिफरेंस की बात करें, पहले इस डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो रियल इमेज में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वर्चुअल में हमने लिखा है ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर रियल इमेज होता है वो मिरर के हमेशा इन फ्रंट यानी सामने में बनता है। जैसे यहां पे अगर मिरर रखा हुआ है, यहां पे अगर मिरर रखा हुआ है, तो अगर वो रियल इमेज होगा तो इस मिरर के सामने ही उसका इमेज बनेगा। अगर वो वर्चुअल इमेज होगा तो इस मिरर के पीछे, क्योंकि देखिए ये पार्ट हमने कलर्ड कर दिया है, ये वाला पार्ट कलर्ड पार्ट है, तो ये मिरर का इधर वाला फ्रंट पार्ट हो गया और इधर वाला बिहाइंड पार्ट हो गया। तो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है और रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे बनता है। यहां पे एक और प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है कि अगर कोई भी इमेज अगर वो रियल है, अगर कोई भी इमेज रियल है तो वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, यानी उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब क्या? लेफ्ट का राइट? जी नहीं, यहां पे उल्टा का मतलब हुआ कि नीचे वाला पार्ट ऊपर की तरफ और ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन अगर वो इमेज वर्चुअल होगा तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, वो हमेशा सीधा बनता है। तो इस चीज को नॉर्मली समझ सकते हैं हम कि रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा इन्वर्टेड बनता है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा सीधा बनता है। यहां पर तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज में क्या लिखा है मैंने? वी कैन फाइंड आउट ऑफ द वॉल सरफेस। इसको हम किसी पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम किसी पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज में हमने लिखा है वी कैन नॉट फाइंड ऑन द वॉल सरफेस, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले पॉइंट को देखते हैं। पहला वाला पॉइंट है कि ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी मिरर के सामने बनेगा। तो सामने बनने का मतलब ही हुआ कि किसी पर्दे पे, किसी सरफेस पे उस इमेज को हम रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हम प्लेन मिरर लेते हैं, हम अपना उसमें फेस देखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम खड़े हैं, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो मेरा जो इमेज बनेगा ये मिरर का फ्रंट पार्ट होगा, पीछे वाला पार्ट ये कलर्ड किया हुआ है। तो हमारा जो इमेज बनेगा इस मिरर के कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। अगर ये पीछे बनेगा यानी इमेजिनरी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अगर वो वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। तो पर्दे पे प्राप्त करने का मतलब हुआ कि मिरर के आगे बनना, सीधी सी बात है। और पर्दे पे नहीं प्राप्त होने का मतलब हुआ कि मिरर के पीछे बनना। अगर वो मिरर के पीछे बनेगा तो वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। अगर वो वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। अगर वो रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। यहां पे इस चीज को हम लिख सकते हैं कि रियल अगर होगा, अगर वो रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड कहें तो उल्टा होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे दिखाई देगा। अगर वो इमेज वर्चुअल होगा तो वो हमेशा इरेक्ट बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो हम प्लेन मिरर में कल क्या देखे थे कि प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसी प्लेन मिरर में हमने देखा था कि प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। अगर वो वर्चुअल बनेगा तो वो सीधा बनता है। ठीक, तो ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ रे डायग्राम पढ़ेंगे। उस रे डायग्राम पहले उसका बेसिक देखेंगे और इसी रे डायग्राम के सहारे हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को समझने की कोशिश करेंगे। प्लेन मिरर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं,
अब यहाँ पे हमको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को जानने के पहले हमें कुछ बेसिक रे डायग्राम के बारे में अध्ययन करना होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कल बताए थे हम कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, इनवर्ड्स होता है। तो ये इनवर्ड्स है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इधर हमने रेड कलर से इसको कलर कर दिया है। तो ये कलर करने का मतलब हो गया कि इधर का जो सरफेस कलर्ड हो गया है और इधर इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। यहाँ पे इसका पोल है, इसको पोल बोलते हैं, जो इसका मेन पॉइंट है। पोल से कुछ दूरी पर इसका फोकस है, जिसको फोकल लेंथ बोला जाता है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास O पॉइंट है, तो O पॉइंट से लेकर F की जो बीच की दूरी है वही फोकल लेंथ कहलाती है, इसको फोकस कहा जाता है। और इस O से लेकर C की जो बीच की दूरी होती है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये जो O की बीच की दूरी है ये रेडियस कहलाती है, ये इसका रेडियस होता है। और O से लेकर F यानी जो फोकल लेंथ, F जो फोकस है इसकी बीच की दूरी F यानी फोकल लेंथ कहलाती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, O हमारा पोल है, पोल से F यानी फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गया। और O यानी जो पोल है, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो रेडियस हो गया, जिसको हम R से इंडिकेट करते हैं। तो यहां से फोकस और रेडियस में एक रिलेशन निकल के आता है और वो रिलेशन है F = R/2। यानी जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस का हाफ होगा। जितना हमारा फोकल लेंथ होगा, सपोज करिए अगर ये फोकल लेंथ 2 है यानी O से F की बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो O से C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका डबल। यानी F अगर 2 होगा तो R कितना हो जाएगा, उसका डबल यानी 4 हो जाएगा। F और R में रिलेशन है, F = R/2, फोकल लेंथ = रेडियस अपॉन 2, यानी जितना रेडियस होगा उसका हाफ F होता है। अब यहां समझने वाला क्या चीज था कि पोल का, यहाँ पोल होता है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है और पोल से जो फोकस का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और यहाँ पे ये सारे लाइन को मिलाने वाला जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ या जो फोकस है या पोल है, इसको मिलाने वाले जो हमारे पास ये जो हाइपोथेटिकल लाइन है इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल को मिलाने वाली जो हमारे पास ये लाइन है इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहा जाता है। ठीक, अब यहां ये हम जान गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है। तो इसी के सहारे हम यहाँ पे रे डायग्राम, जो बेसिक रे डायग्राम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिक रे डायग्राम है, इसके बारे में जानेंगे तब हम कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को इजीली समझ सकेंगे। तो देखिए क्या है, सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर रे डायग्राम। पहला रूल क्या है, इफ एनी रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी कोई रे है वो मिरर में प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है यहां से यहां तक, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और आकर यदि वो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, टकराया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर रहा है, इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग टू द मिरर। मिरर से टकराने के बाद उसके फोकस से होकर गुजरता है एंड इट्स अपोजिट, और इसका उल्टा भी होता है। इसका मतलब समझते हैं,
अगर कोई रे है, देखिए एक रे है यहाँ पे, ये रे कहीं से आ रहा है और ये रे जो है हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, इसको हम आगे ऐसे बढ़ा भी सकते हैं डॉट डॉट लगाकर। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो मिरर से टकराने के बाद यहां से जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो इसके फोकस से होकर गुजरता है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे है, ये मिरर में यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए इसके फोकस से होकर गुजर गया। और इसका उल्टा भी होता है, उसका उल्टा क्या होता है, एंड इट्स अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई, जैसे मान लीजिए यही हमारे पास ये मिरर है और यहाँ पे ये इसका पोल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, यहाँ पे इसका फोकस है। तो अगर हम कोई रे इसके फोकस से ऐसे पास करेंगे, इसके फोकस से, देखिए इस वाले केस में था कि पैरेलल था, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरा। यहां पे क्या है, इसके फोकस से जा रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगा। यहां था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, एक रे आया, इससे टकराया और टकराने के बाद इसके फोकस से होकर गुजर गया। यहां पे क्या है, इसके फोकस से जाएगा, यहां से एक रे जा रहा है, ऐसे ऐसे फोकस से होकर जा रहा है, यहां रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर ऐसे निकल जाएगा। ठीक, दूसरा, इफ एनी रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स रिटर्न ऑन द सेम पाथ। कह रहा है कि अगर कोई रे किसी मिरर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, देखिए ब्लैक कलर में जो है वो इधर से मान लीजिए रे आ रहा है, तो यहां से रे आ रहा है, रे आ रहा है, यहां पे टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः सेम पाथ, इसी पाथ पे, देखिए ब्लू वाला जो हमने एरो लिया है, इसी वाले पाथ पे पुनः लौट जाएगा। तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगा तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, अगर फोकस से गुजरेगा तो टकराने के बाद इसके पैरेलल होकर निकल जाएगा। और तीसरा है कि अगर इसके सेंटर से होकर गुजरेगा तो पुनः टकराने के बाद वापस सेंटर से ही आ जाएगा। अब इन्हीं रे डायग्राम की सहायता से अब हम बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे सिचुएशन बनता है, और इसी रे डायग्राम की सहायता से यहां पे हम कॉनकेव मिरर को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे हम रे डायग्राम की सहायता से कॉनकेव मिरर को समझने की कोशिश करेंगे कि कॉनकेव मिरर में किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे मिरर में, तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे हमने 3 डायग्राम लिया है, बाकी सारे डायग्राम को इन्हीं तीनों डायग्राम की सहायता से इजीली समझ लेंगे। तो देखिए हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन फोकस, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हुआ है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो हमको ये रेड, इसको ग्रीन ब्लू कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके फोकस से। हमने एक रे पास किया प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, इसके पैरेलल, देखिए यहां पे एक रे जा रहा है। तो जब रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से कोई रे जाता है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से होकर गुजर जाता है, इसके फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाता है तो मिरर से या किसी भी सतह से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाता है। तो देखिए ये रे यहां पे टकराने के बाद इसके फोकस से होकर गुजरा है, और ये रे यहां पे टकराने के बाद इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आगे जाकर ये कहां काटेगा, तो ये काफी इन्फिनिटी, काफी दूरी पे, बहुत अनंत दूरी पे जाकर यहाँ पे संभावना बन रही है कि इस रे को कट कर सकता है। तो जहां कट करेगा वहां पे इमेज फॉर्म होगा, यानी इमेज फॉर्म्ड ऑन इन्फिनिटी,
ये दोनों रे एक दूसरे को जहां कट कर देगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहां अभी तक तो पता नहीं चल रहा है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे जाके ये दोनों रे एक दूसरे को कट कर देगा और वहां से इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इमेज काफी, अब ये दोनों डिस्टेंस ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जहां पे भी इमेज बनेगा ये रे एक दूसरे को काफी अधिक दूरी पे काटेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बड़ा इमेज बनेगा। अगला हमने क्या लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हमने फोकस पे लिया था, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम उधर की तरफ धीरे धीरे खिसका रहे हैं। पहले फोकस पे था, अब फोकस और सेंटर के बीच में। तो एक हमारा जो रे डायग्राम है, यहाँ पे हमने फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को लिया है, तो यहाँ से देखिए एक रे जा रहा है, इससे टकराने के बाद इसके फोकस से होके गुजरा। दूसरा जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः इसी पाथ पर वापस आ जाता है। तो ये वाला रे देखिए यहाँ तक आ रहा है और ये वाला रे आगे की तरफ जा रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट कर दिया, यानी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बना, इमेज फॉर्म बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर इन्फिनिटिव है, इन दोनों के बीच इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इस वाले कंडीशन में देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले वाले में हमने फोकस पे रखा था, फिर फोकस और सेंटर के बीच में रखे और फिर अब सेंटर पे आ गए। तो जब सेंटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या देखा, यहां से एक रे डायग्राम निकला जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके फोकस से होकर गुजरा। दूसरा रे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसके फोकस से होके पास कराया, तो इसके पैरेलल होके गुजरा। ये दोनों रे एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है, यानी सेंटर पे ही कट कर रहा है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे ये कट हुआ, यानी सेंटर पे ऑब्जेक्ट और सेंटर पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो तीनों फिगर्स हमको क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव की तरफ खिसकाते जा रहे हैं, इसका जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इधर पोल की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से इस पूरे रे डायग्राम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसके नेचर को भी समझेंगे। यहाँ पहले वाले में क्या था, इमेज का फॉर्मेशन बहुत बड़ा था, फिर यहाँ पे कुछ छोटा हुआ और यहाँ पे इक्वल आ गया। अब अगले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को खिसका कर और इधर की तरफ करेंगे तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है इधर की तरफ बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे अब छोटा साइज इमेज का आने लगेगा।